नमस्कार। आपका फिर एक बार स्वागत है। हमने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में इसके पहले हॉब्स और लॉक के बारे में चर्चा की थी। हम आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में जीन जैकस रूसो के बारे में बात करेंगे, जिसका सिद्धांत सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के संदर्भ में ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रूसो ने समाज के उन विषयों को भी छुआ है जो कि विषमता, विभेद और समाज के बिगड़ी हुई व्यवस्था को कैसे एक बेहतर व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाए, या किन कारणों से समाज एक बिगड़ी हुई अवस्था में आ गया है, उसकी बात करता है और उसमें सुधार कैसे किए जाए। और रूसो के चिंतन के ऊपर बहुत सारे चिंतकों का प्रभाव हम देख पाते हैं। रूसो के चिंतन पर प्लेटो, अरस्तु, सुकरात के चिंतन का प्रभाव दिखाई देता है। जिस प्रकार से यूनान के नगर राज्यों की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, उनके प्रति वो आकर्षित था, उनको वो अपने राजनीतिक मॉडल में एक तरह से अपने चिंतन में स्थान देता है और उसको समाहित करता है। इसके साथ ही साथ रूसो हॉब्स, लॉक, मैकियावेली, स्पिनोजा, दिद्रॉन, इनसे भी काफी हद तक प्रभावित रहता है और उसके चिंतन में कहीं न कहीं इनके विचारों और इनके चिंतनों का भी हमें तत्व और अंश दिखाई देता है। रूसो, जीन जैकस रूसो एक जेनेवियन फिलोसोफर है जिसका जन्म जेनेवा में हुआ था, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और रूसो न सिर्फ एक राजनीतिक दार्शनिक है, अपितु रूसो एक शिक्षा शास्त्र का महान दार्शनिक है। रूसो एक नॉवेलिस्ट है। रूसो संगीत में अभिरुचि रखता है। यानी रूसो के व्यक्तित्व के बड़े बृहद आयाम हैं और उन सभी आयामों के साथ रूसो ने बड़ा ही सुंदर न्याय किया है अपने पूरे चिंतन और दर्शन में। रूसो का जो कालक्रम है, हम देखते हैं वो 18वीं शताब्दी है, 1712 से लेकर के 1778 तक। और इसके चिंतन में प्रवेश करने से पूर्व, इसकी चिंतन धारा को समझने से पूर्व, हम थोड़ा सा उसकी उन परिस्थितियों को समझते हैं या जानने की कोशिश करते हैं जिसने कि इस पूरे रूसो के चिंतन को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से प्रभावित किया है। रूसो जेनेवा में रहने वाला अपने आप को नागरिक कहता है और बहुत गर्व से कहता है कि वो एक जेनेवियन नागरिक है और वह उस कुछ चुनिंदा लोगों में सम्मिलित था जिसको कि पॉलिटिकल राइट्स थे, राजनीतिक अधिकार थे। सैद्धांतिक रूप में जेनेवा में उस समय डेमोक्रेसी थी जो कि पुरुषों के द्वारा और कुछ चुनिंदा पुरुषों के द्वारा, सभी के द्वारा नहीं, बस कुछ चुनिंदा पुरुषों के द्वारा उस डेमोक्रेटिक राइट्स का प्रयोग किया जाता था। कुछ जो संपन्न और संभ्रांत लोग थे उनके द्वारा, और उन लोगों में रूसो भी एक था। 200 लोगों के समूह जो कि वहां पर दो प्रकार के समूहों के द्वारा राजनीतिक जो अधिकारों का प्रयोग किया जाता था। एक 200 लोगों का समूह था, काउंसिल थी, पीपल ऑफ 200, काउंसिल ऑफ पीपल ऑफ 200, और एंड सेकेंड वन वाज लिटिल काउंसिल।
that consists of only 25 members of this 200 people council. दूसरा जो परिषद था वो 25 लोगों का परिषद था, जो इस 200 लोगों में से ही चुने हुए लोग थे, और वही इस राजनीतिक जो इसके क्रियाकलाप और गतिविधियों का संचालन करते थे, और तथाकथित तौर पर वो एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी। रूसो जेनेवा में उसकी जो 5 पीढ़ी पहले उसके जो पूर्वज थे वो जेनेवा में आके बस गए थे, और इस कारण से आए थे क्योंकि जब यूरोप में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो ऐसा माना जाता है कि रूसो का परिवार एक किताब के प्रकाशन और उसके विक्रय से जुड़ा हुआ था, और उसने प्रोटेस्टेंट साहित्य छापा और बेचा था, और इस कारण से उनको वहां से हट करके जेनेवा आना पड़ा अपने प्राणों की रक्षा के लिए। और जेनेवा एक जो कि फ्रेंच स्पीकिंग या फ्रेंच भाषा बोलने वाली एक जो कैंटोनमेंट थी, और जहां पर प्रोटेस्टेंट या जो प्रोटेस्टेंट समुदाय या प्रोटेस्टेंट प्रभाव ज्यादा था, वहां पर आकर वो बस गए। और कुल मिलाकर के रूसो उन परिस्थितियों में पलता बढ़ता है और उस डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को भी देखता है। बीच में कैसे उसके पिता के साथ फिर ब्रिटिश अधिकारियों के साथ किसी बात पर विवाद होने पर जो उसके पिता को सजा मिलता है, और इससे भी रूसो काफी खिन्न होता है, और वो सारी चीजें इसके पूरे चिंतन को प्रभावित करती हैं। यदि हम रूसो के इस पूरे चिंतन को देखें तो हम 4 जो चिंतन इसकी धाराएं हम पहचान सकते हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस 4 पहला रूसो के चिंतन में हमें हॉब्स की चिंतन की तरह ही पूर्ण सत्तावाद दिखाई देता है। दूसरा, अब रूसो का चिंतन जटिल होते हुए भी इतना सहज है कि वो परस्पर विरोधी विचारों को भी सम्मिलित करके सहज और बड़ा सरल रूप में आगे बढ़ जाता है। He included the very paradoxical ideas in his political thinking and ideas and philosophy. And despite the including these paradoxical elements, it has never been unnatural to his philosophy. Another point is, जो दूसरा बिंदु है जो रूसो के चिंतन में दिखाई देता है, वो है लॉक की लोकप्रिय संप्रभुता। दोनों ही परस्पर, हमने जब हॉब्स लॉक पढ़ा था तो उसमें देखा था कि कैसे दोनों ही परस्पर विरोधी विचार प्रस्तुत करते, कैसे जब लॉक भी जब अपने चिंतन को प्रस्तुत करते हैं, कैसे वो हॉब्स के उन विचारों को काटता है या कैसे उन विचारों का एक जो काउंटर प्रस्तुत करता है। तीसरा, जब हम रूसो के चिंतन को समझते हैं, देखते हैं, तो वो ये मानता है कि स्वतंत्रता
एक नैतिक मूल्य है। काफी हद तक जब हम लॉक के चिंतन को भी देखते हैं तो स्वतंत्रता यानी लॉक की तरह ये भी स्वतंत्रता और नैतिकता को जोड़ता है, दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में देखता है। और जो चौथी बात है वो करता है पॉलिटिकल इक्वालिटी की, राजनीतिक समानता की। इन चार बिंदुओं को मुख्यतया हम उसके सिद्धांत और उसके चिंतन में देख सकते हैं। जब हम हॉब्स लॉ की बात करते हैं, यहां पे महत्वपूर्ण है कि हॉब्स और लॉक प्राकृतिक अवस्था की कमियों के कारण और लॉक व्यक्ति के व्यवहार की जटिलता के कारण सामाजिक अनुबंध कराता है। लेकिन रूसो प्राकृतिक अवस्था की कमी के कारण अनुबंध नहीं कराता, या जो रूसो का अनुबंध है दूसरे शब्दों में, वो वास्तव में प्राकृतिक अवस्था की को वापस पुनः, या प्राकृतिक अवस्था की स्थितियां या गुणों को एक वापस पाने का प्रयास है। वो कहता है बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटने की बात करता है। वो ये मानता है कि मनुष्य अपने दो उसके अंदर क्वालिटीज हैं, दो गुण हैं। वो दो गुण हैं आत्म लगाव, व्यक्ति के अंदर ये दो गुण हैं आत्म लगाव और परोपकार, सेल्फ लव एंड कमिसरेशन। Man has two fundamental qualities, सेल्फ लव एंड कमिसरेशन, आत्म लगाव और परोपकार। और इन्हीं दो गुणों के आधार पर वह अपनी प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानूनों के आधार पर, प्राकृतिक व्यवस्था के आधार पर निवास करता है। मनुष्य, रूसो कहता है कि जैसा कि हॉब्स कहता है कि मनुष्य बहुत स्वार्थी, ईर्ष्यालु, झगड़ालू है, वैसा भी नहीं है। और जितनी अच्छाई की बात लॉक करता है, शायद मनुष्य उतना अच्छा भी नहीं है। वो वास्तव में एक पवित्र आत्मा की तरह है, कोरे स्लेट की तरह है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है और इस पे कुछ भी लिखा जा सकता है, जब ये निर्मल होगा, ये भी साफ होगा, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मनुष्य भी एक नोबल सैवेज की तरह है। वह पशुवत तो है, लेकिन वो पशु जो है वो पवित्र है, नोबल सैवेज है। और परस्पर चूंकि आत्म लगाव और परोपकार की भावना से रहता है, इसलिए प्राकृतिक अवस्था वास्तव में एक पवित्र अवस्था है, अच्छी है। व्यक्ति की स्वतंत्रता उसे नैतिक बनाती है, और इस रूप में वो प्राकृतिक अवस्था में परस्पर एक दूसरे के साथ परोपकार के साथ रहता है, तो वो प्राकृतिक अवस्था स्वाभाविक तौर पे अच्छी हो जाएगी। जब हम एक दूसरे के हितों का, एक दूसरे के जो जरूरतों का ख्याल रखेंगे, तो निश्चित तौर पे वो समाज एक बेहतर समाज होगा, या वो अवस्था जो है वो बेहतर अवस्था होगी। ये स्वाभाविक गुण है मनुष्य का परोपकार का, जैसा कि हम देखते हैं। तो प्राकृतिक अवस्था जो है वो अच्छी बताता है रूसो।
यानी इस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति अच्छा है। लेकिन रूसो जब डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में व्यक्ति के विषम समाज की बात करता है, विषमता की उत्पत्ति की बात करता है कि आखिर ये प्राकृतिक अवस्था में जो अच्छाइयां हैं वो कमियों में कैसे परिणित हो गई या कैसे बदल गया, तो कहता है कि व्यक्ति मुख्यतया उसका विकास 3 अवस्थाओं से गुजर रहा है। एक है आदिम अवस्था, प्रिमिटिव स्टेज, जिसमें व्यक्ति प्राकृतिक है, प्राकृतिक कानून है और वह इस आदिम अवस्था में रहता है। किसी प्रकार की कृत्रिम संरचना का विकास नहीं होता है, वो सेटल्ड लाइफ नहीं जी रहा है। और दूसरी, क्योंकि रूसो मानता है कि हम समय की गति को, और ये सत्य है कि हम कितने भी ताकतवर, कितने भी बुद्धिमान, कितने भी बलवान, कितने भी हम क्षमतावान हो जाएं, हम समय की गति को नहीं रोक सकते। और रूसो इस बात को स्वीकार करता है कि जो समय की गति है, जो समाज के विकास की गति है, वो अपनी गति से ही चलेगी। तो इस गति को वह 3 मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देखता है। 3 हिस्सों में हम उसको विभाजित करके देख सकते हैं। दूसरा, वह कहता है कि अर्ध सामाजिक स्थिति, इसमें व्यक्ति के सरल संबंधों का विकास होना शुरू हुआ होगा और व्यक्ति अपने धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ की तरफ कदम बढ़ाया होगा और चीजें मनुष्य की जो सरल कृत्रिम संस्थाओं के रूप में परिवार और अन्य संकल्पनाएं सामने आई होंगी। तीसरे स्टेज की जब बात करता है, वह कहता है पूर्ण विकसित समाज, हाईली डेवलप्ड सोसाइटी। इस पूर्ण विकसित समाज में रूसो कहता है कि संपत्ति की अवधारणा का विकास हो गया होगा। इसी में डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य का जो विभाजन है, उसका विकास हुआ होगा। यानी कि जब कार्य का विभाजन की बात करते हैं और फिर वर्गीय समाज की वर्गीय संरचना सामने आने लगी होगी और फिर समाज के जटिल संबंधों का विकास होना शुरू हुआ होगा। रूसो ये कहता है कि वास्तव में जिस दिन जिस व्यक्ति ने यह कहा होगा कि संपत्ति की अवधारणा का विकास किया होगा और कहा होगा कि ये मेरा है, उसी दिन से असमानता की शुरुआत हो गई। क्योंकि जिस दिन से वो सीमा रेखा हो गई कि कोई प्राकृतिक जो संसाधनों पर किसी व्यक्ति ने या किसी इकाई ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जानवर रहते हैं, कोई किसी का कोई अधिकार नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, निर्विकार रूप से अपने प्राकृतिक नियमों के हिसाब से निवास करते हैं। लेकिन जब मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपनी चेतना का प्रयोग किया और उसमें प्राकृतिक अवस्था की स्थितियों को उसने एक जटिल अवस्था में परिणित कर दिया। और यहां पर जिसको हम आज पूर्ण विकसित समाज कह रहे हैं, यहां पर जो कार्य का विभाजन हो गया, संपत्ति का विभाजन हो गया, और जब विभाजन हुआ तो निश्चित तौर पर जब संपत्ति की अवधारणा आई तो निश्चित तौर पर सभी को बराबर नहीं मिला होगा, सभी को बराबर नहीं बटा होगा, सभी अपनी क्षमताओं के हिसाब से उन्होंने उस संपत्ति का अपनी हिस्सेदारी अपना सीमांकन किया। और एक समाज में इससे कुछ ऐसा वर्ग होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत सारी संपत्ति आ गई होगी या बहुत सारा उन्होंने संपत्ति पर अधिकार कर लिया होगा। कुछ ऐसे वर्ग रहे होंगे जिनके पास उतनी संपत्ति नहीं होगी, या और कुछ वर्ग ऐसे भी रहे होंगे जिनके पास एकदम संपत्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से समाज एक वर्गीय संरचना में भी अस्तित्व में आ जाती है। और इसी को हम नागरिक समाज के रूप में भी देखते हैं। और इस विभेद के कारण, इस विषमता के कारण
समाज में जो व्यक्ति का जो स्वाभाविक गुण था परोपकार का, आत्मलगाव का, वो गुण भी धीरे धीरे उनका ह्रास हो जाएगा और वह इस विषम समाज में अपने एक ऐसी प्रतिस्पर्धा में आ जाएंगे जिसमें कि वो एक दूसरे से होड़ करेंगे और चाहेंगे कि कैसे संपत्ति और पदों की स्थिति के लिए वह अपनी किसी भी सीमा तक जाएंगे और उनको प्राप्त करने की कोशिश में लगेंगे। जब वो इस प्रतिस्पर्धा में होंगे तो निश्चित तौर पे समाज के अन्य जो लोग हैं उनसे वो एक जो उनका संबंध होगा वह परस्पर प्रेम और सद्भाव का संबंध नहीं होगा। और रूसो कहता है कि इस प्रकार जो समाज होगा वो एक तरह से एलिनेटेड सोसाइटी होगी। उसमें समाज में व्यक्ति तो खड़े होंगे लेकिन वो एलिनेटेड होंगे, अलग थलग होंगे। आज हम मास सोसाइटी की बात करते हैं तो आज बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं, सब कुछ है। बाजार में सैकड़ों हजारों लोग हैं, एक ही बिल्डिंग में हजारों लोग रहते हैं लेकिन हम एक दूसरे का नाम नहीं जानते, हम पड़ोस का नाम नहीं जानते हैं। तो ये किस प्रकार का समाज है? शायद इसी समाज की तरफ वो इंगित कर रहा है। रूसो ऐसे व्यक्तियों के समूह पुंज को समाज नहीं मानता है। और फिर वो कहता है कि वास्तव में जो नागरिक समाज है यह क्या हो गया है? यह भ्रष्ट हो गया है, इसमें कमियां आ गई हैं। यानी जो पवित्रता थी यह पवित्रता समाप्त हो गई है और यह एक भ्रष्ट नागरिक समाज के रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा इस लेक्चर में कि रूसो जो है वह प्राकृतिक अवस्था की कमियों को दूर करने के लिए अनुबंध नहीं कराता है बल्कि इस नागरिक समाज की कमियों को दूर करने के लिए अनुबंध की बात करता है। अब कहता है कि ये कमियां कैसे दूर होंगी? तो इन कमियों को दूर करने के लिए रूसो कहता है कि वास्तव में व्यक्ति जब तक स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वह नैतिक नहीं हो सकता। और व्यक्ति इस नागरिक समाज में स्वतंत्र नहीं है। इस नागरिक समाज में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, वह भ्रष्ट है, वह अपने अलग अलग आवरणों में घिरा पड़ा है, वह अपनी झूठी प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है, झूठे आवरण में लगा हुआ है और संबंधों की कोई कीमत नहीं है, महत्ता नहीं है, उसकी पवित्रता नहीं है व्यक्तित्व की। वो कहता है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन्स। मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन्स। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा होता है। ये बेड़ियां इस नागरिक समाज की बेड़ियां हैं। ये बेड़ियां कोई ऐसा नहीं कि लोहे की बेड़ियां लगी हुई हैं। जैसे कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो सभी को लोहे की बेड़ियां नहीं लगी हुई थी, लेकिन हम अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र नहीं थे। हमारी अपनी कोई ऐसी शासन व्यवस्था नहीं थी जिसको कि हम कह सकें ये हमारी अपनी शासन व्यवस्था है, हम इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं या हमारी कोई अपनी भूमिका है। यानी व्यक्ति का स्वतंत्र होना बड़ा महत्वपूर्ण है और यहां पर वह उस व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे इसके आगे के लेक्चर्स में कि कैसे वो इस स्वतंत्रता की बात करता है और स्वतंत्रता और नैतिकता को कैसे जोड़ता है। लेकिन इस लेक्चर को यहीं समाप्त करने से पहले मैं रूसो के उन पुस्तकों का नाम भी बता दूं, यद्यपि कि आप सभी इसमें परिचित होंगे। रूसो ने जो किताब लिखी, जैसे मैंने पहले कहा कि रूसो एक बहुत बड़ा दार्शनिक है। उसने जो सामाजिक राजनीतिक विषयों पर अपनी बात रखी, शिक्षा पर अपनी बात रखी, वो समाज के उन तमाम मुद्दों पर बात रखता है। तो इसकी जो प्रमुख कृतियां हैं, एक तो सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध, डिस्कोर्स ऑन origin of
इनइक्वालिटी, इमाइल या इसको ऑन एजुकेशन भी कहता है। मैंने कहा कि रूसो जो है शिक्षा शास्त्र का बहुत बड़ा दार्शनिक है। रूसो एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखता है, वो कन्फेशंस ये उसकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, और जो हम अपने राजनीतिक विचारों या चिंतन को इसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डिस्कर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में देख सकते हैं। शिक्षा पे भी उसकी किताब जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्यतः जिन हम राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं वो यहीं पर हमें दिखाई देती है। और हम सभी इस बात से परिचित हैं कि रूसो ने कैसे यूरोप के उस एनलाइटमेंट को, जो उस समय यूरोप में था, उसको कैसे अपने चिंतन से प्रभावित किया। और फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति के एक बहुत बड़े उत्प्रेरक के रूप में, बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत के रूप में रूसो के चिंतन को हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसने पूरे फ्रांसीसी क्रांति के दर्शन ही कहीं ना कहीं रूसो के चिंतन पर अवलंबित था। रूसो का चिंतन जब हम देखते हैं तो उन तमाम विषयों की बात करता है, और यहां पर एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो 1749 में एकेडमी ऑफ डिजॉन एक निबंध प्रतियोगिता, जैसे मैंने शुरुआत में कही थी कि रूसो बैक टू नेचर की बात करता है, और इस एसे कंपटीशन में जो निबंध की प्रतियोगिता थी, इसका शीर्षक था डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स, यानी विज्ञान और कला पर विमर्श। साइंस एंड आर्ट्स, ये 1749 में इसमें भाग लेता है, और इसके प्रकाशन के साथ रूसो एक बड़े स्थापित लेखक के रूप में, एक विद्वान के रूप में, एक चिंतक के रूप में स्थापित हो जाता है, जिसमें कि हम सभी जानते हैं कि उस समय का दौर जो है वो तर्क की बात करता है, रीजन की बात करता है, कारण की बात करता है, विज्ञान की बात करता है, और सभी मान के चलते हैं कि उसमें विज्ञान के विषय में ही या उसके पक्ष में ही सारी बातें होंगी। लेकिन रूसो ठीक इसके विपरीत बात कहता है कि वास्तव में जिस हम विकास की बात करते हैं, जिस हम तथाकथित जो हम एक समाज और विकास की जो बात कर रहे हैं, वास्तव में वो बेमानी है, वो एक आवरण है, वो भ्रम है। हम वास्तव में विकास नहीं, हम विनाश की तरफ बढ़े हैं, और इसका यदि बुद्धि को हम इसके कारण के रूप में मानते हैं तो बुद्धि वास्तव में विकास का नहीं, इसके विनाश का कारण है। विज्ञान इसके विनाश का कारण है, और इस रूप में वह कहता है कि हमें उस प्राकृतिक अवस्था की तरफ, उस प्रकृति की तरफ लौटना होगा, हमें बैक टू नेचर की तरफ जाना होगा, और तभी जाकर के हम वास्तव में अपनी उन कमियों को दूर कर सकते हैं। इस जो विज्ञान की जो कमियां हैं, जो तथाकथित हमने पर्यावरण को क्षति पहुंचा दी, हमने जंगलों को काट दिया, हवाओं को हमने दूषित कर दिया, नदियों को दूषित कर दिया, ये किस प्रकार का विकास है? यदि यही विकास है तो इस, और जहां पर सबसे बड़ी बात कि मानवीय जो नैतिकता के गुण हैं उनका भी ह्रास कर दिया, उनको भी समाप्त कर दिया। तो यदि विकास का पैमाना यह है तो शायद वो विकास उचित नहीं है मानवीय संदर्भ में, मानवीय व्यवस्था के लिए। और इसलिए व्यक्ति के नैतिक होने के लिए, व्यक्ति की उस स्वतंत्रता के लिए इस विकास के अर्थ को, विकास के पैमाने को, विकास के मापदंड को हमें दूसरे नजरिए से, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना होगा। और इस रूप में वो कहता है कि हमें वापस प्रकृति की तरफ लौटना। आज भी जैसे हम कोरोना की इस महामारी में किस बात की बात कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि सारा विकास, सारा सब कुछ धरा का धरा रह गया है, और हम वापस उस
प्रकृति की अवस्था की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। शायद कुछ इसी तरह की बात, यद्यपि कि संदर्भ दूसरे हो सकते हैं, लेकिन शायद इसी तरह की कुछ बात जो है वह रूसो भी करता है। हम आगे के जो लेक्चर्स में, जो इसका आगे का होगा, उस हम लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से रूसो अनुबंध की बात करता है और किस प्रकार से वो सामाजिक विभेद और सामाजिक जो नागरिक समाज की कमियों को दूर करने की बात करने के लिए वो अनुबंध की बात करता है। आप अपने सुझाव अवश्य देंगे इस वीडियो के संदर्भ में, जिससे कि इसको और बेहतर बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। थैंक यू।